हेलो फ्रेंड्स, एसके साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज मैं फिर से लेके आया हूँ आप लोग के लिए 10 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री का। जैसा कि पिछला भी क्लास में हो चुका है केमिस्ट्री का, और उसका प्लेलिस्ट आपका एसके साइंस क्लासेस के प्लेलिस्ट में केमिस्ट्री करके पॉलिटेक्निक केमिस्ट्री करके प्लेलिस्ट बना हुआ है। उस पर जा करके आप सारा वीडियो देख सकते हैं, पुराना जो अगर नहीं देखे हो तो। और रेगुलर चलेगा, इसलिए डेली हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए आज का पहला क्लास शुरू करते हैं। केमिस्ट्री का 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए फर्स्ट क्वेश्चन में आइएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं परमाणु के। मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब समझते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? इसको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब जो इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया करते समय पार्टिसिपेट करता है, जिस परमाणु का, मान लीजिए कोई परमाणु है, परमाणु का नाभिक है, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए पहला है तो 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद आगे वाला है तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये सब जो मान ली बाह्यतम कक्षा, अगर ये परमाणु का इसका नाभिक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहेगा। अगर ये नाभिक है और ये इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में घूमने वाला है, ये इसका बाह्यतम कक्षा है। यह इसका बाह्यतम कक्षा है। तो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड बनाने के लिए दूसरा, मान लीजिए यहाँ पर दूसरा कोई एटम है, इससे बॉन्डिंग बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है उससे संयोजी इलेक्ट्रॉन करते हैं। मान लीजिए बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम? बाह्यतम कक्षा में लिख देते हैं कक्षा में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। बाह्यतम कक्षा मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें देखिए तो कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5। इसका मतलब मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, और है यहाँ कितना? 5 है। इसका मतलब इसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होगा 8 बनाने के लिए। तो इसका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया वो 3 हो गया। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 हो गया। 3 इलेक्ट्रॉन संयोग करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन और इसमें रहता तो क्या हो जाता? ये 8 इलेक्ट्रॉन का हो जाता, इससे फुलफिल हो जाता, स्टेबल हो जाता। तो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो दूसरे इलेक्ट्रॉन से दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन से संयोग करके मिलके स्टेबल हो जाते हैं, मतलब स्टेबल रहते हैं, उसी को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन में क्या क्या दिया है? डिफिनीशन दिया होगा, डिफिनीशन टाइप का है। इस सबसे पहला ऑप्शन है कि सबसे भीतरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। सबसे भीतरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन तो ये नहीं होता संयोजी इलेक्ट्रॉन। उसके बाद ऑप्शन है कि बाह्य से दूसरे नंबर पर कक्षा में उपस्थित, मतलब बाहरी से दूसरे नंबर पर उपस्थित, मतलब जस्ट बाहर के अंदर। मान ली बाहरी तो इससे दूसरे नंबर पर ये वाला हुआ, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है? नहीं ना होता, इसके बाहर वाला होता है सबसे। ये सब इलेक्ट्रॉन इसमें से होता है कितना इलेक्ट्रॉन। उसके बाद कह रहा है कि दूसरे कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, मतलब पहला से लेकर दूसरा तो नहीं। अगर मान लीजिए इससे बड़ा घर भी रहता ना, तो उसका बाहर सबसे बाह्यतम कक्षा में, बाह्यतम तो इसके यहाँ पर इसके बाद कोई नहीं तो बाह्यतम ही हुआ। मान लीजिए इसके बाद एक और आता तो उसके बाह्यतम। तो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन लिखिए। देखिए बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका? डी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है सहसंयोजक बंधन बनता है। मतलब सहसंयोजक बंधन कैसे बनता है? सहसंयोजक बंधन
मतलब 2 इलेक्ट्रॉनिक बंध बनाता है, लेकिन सहसंयोजक मान लिए एक परमाणु यहाँ है, किसी एलिमेंट का परमाणु, एक परमाणु यहाँ है, तो सहसंयोजी इसको बनाना है। तो सहसंयोजी जानते हैं क्या होता है? मान ली इसके पास अगर 6 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो जानते हैं क्या कहेगा? इसको तो बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बाह्यतम कक्षा में इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी तो बंधन बन सकता है, तभी तो स्टेबल रह सकता है। तो ये क्या करेगा? ये बोलेगा ना कि ऐसा करते हैं, हमारे पास तो 6 गो है, तुम्हारे पास भी 6 गो है, तो 2 गो यहाँ कर देते हैं। मान लीजिए इस साइड है तो यहाँ इसको यहाँ भी तो लिख सकते हैं। तो वही बोलते हैं कि सहसंयोजी बंधन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या होता है, ये बोलेगा ना कि तुम ऐसा करो, 2 इलेक्ट्रॉन हमको दे दो, और जब तुम्हारा काम आएगा, तुम्हारा बारी आएगा, तो मेरे से 2 इलेक्ट्रॉन तुम ले लेना। तो यही होता है सहसंयोजी बंधन। तो ये क्या करेगा? इसको 8 बनाने के लिए इसका 2 इलेक्ट्रॉन को अपने में मिला लेगा। जिस समय इसको जरूरत पड़ेगा उसमें इसका काउंट की इसके अंदर का इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? अब 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके पास भी हो गया। अब जब इसका बारी आएगा, ये बोलेगा कि हमको भी 8 को चाहिए, अपने पास तो 6 गो है। तो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन इससे भी मिला लेगा, इसका वाला भी अपने मिला लेगा, और ये हो गया। तो इस तरह से ये बन जाएगा। ये दोनों क्या हो गया? तो ये जो बंधन बना, इस तरह का बंधन बना, ये क्या हो गया? सहसंयोजी बंधन, मतलब साझा करने से बना। क्या हुआ? ये साझा किया कि नहीं इसके साथ, बोला कि हमको जिस समय ज़रूरत पड़ेगा उसमें तुम ले लेना, तुमको ज़रूरत पड़ेगा तुम ले लेना, और हमको इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत पड़ेगा तो हम लेंगे। तो ये क्या हो गया? साझा करने से बना। ये जो बंधन बना वो इलेक्ट्रॉन के साझा करने से, इलेक्ट्रॉन का साझा करने से बना। इलेक्ट्रॉन का साझा करने से बना। इलेक्ट्रॉन के साझा करने से बनता है सहसंयोजी बंधन। इसका आंसर क्या है? देखिए लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन के साझे से, तो साझे से ऑप्शन क्या हो गया? डी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। और भी ऑप्शन दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से कहने का मतलब हुआ ना कि मतलब ई इलेक्ट्रॉन दान कर देगा, मतलब दे देगा हमेशा के लिए कि जाओ तुम ही रखो, हमको नहीं चाहिए। ये हो गया आदान प्रदान, मतलब ये उसको दे देगा और इसको दे। ऐसा नहीं ना हुआ, बोला नहीं हमको जिस समय ज़रूरत पड़ेगा तो हम अपना भी रखेंगे और तुम्हारा भी लेंगे। और ये आदान प्रदान का मतलब हुआ कि हमको उस समय की जरूरत नहीं था, तुम रख लो। ऐसा नहीं ना है, ये तो अपना भी रखबे करेगा, अपना भी साथ में रखेगा और इसका भी लेता है। पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन मिलने से, मतलब बाहर से 1 ही इलेक्ट्रॉन, कोई जरूरी नहीं है कि 1 ही इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन भी तो मिल सकते हैं। जहाँ जिससे ज़रूरत पड़ेगा 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए बाह्यतम कक्षा में, तो 2 या 3 जरूरत पड़ सकता है, 1 ही तो नहीं। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाने से, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, यहाँ नहीं रहता, वहीं पर रहता है, बस दूसरा को थोड़ा सा हेल्प सपोर्ट ले लेता है कि हमको भी 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए थोड़ा सा दीजिए, अपना 2 इलेक्ट्रॉन आप हमको डोनेट कीजिए, मतलब थोड़ा सा बंधन बनाने के फिर हम आपको डोनेट करेंगे। तो ये साझा से बन गया, इसको साझा किया, इसको साझा किया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी आपका सही हो गया। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लिखा हुआ है कि तत्व ए तथा बी के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में क्रमशः 2 और 6 इलेक्ट्रॉन है। मान लिए ए में कितना इलेक्ट्रॉन है? बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, बी में कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको क्या चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसका मतलब ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन एक ए रहे, तो ए को यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो इसके पास 8 हो जाएगा, और इसको 2 मिल जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसका मतलब एक ए और एक बी दोनों मिलके बना सकते हैं कि नहीं? बंधन बना सकते हैं। तो यही इसका ऑप्शन हो गया कि एक ए और बी, मतलब इसको जरूरत पड़ा था 6 इलेक्ट्रॉन और इसको जरूरत पड़ा था 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 2 8 इसके पास भी हो गया, 2 और 6 8 इसके पास भी हो गया। इसका ऑप्शन क्या हो गया? ये हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आता भी है। लिखा हुआ है लवन XA YB में x तथा y का परमाणु भार क्रमशः छोटी x तथा y छोटी y है, तो लवन में y के प्रतिशत मात्रा, मतलब बोला ना कि XA है और y B है, कोई लवन है, सॉल्ट, कोई लवन है जिसमें x का परमाणु संख्या, x का क्या है?
परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान होगा, x का परमाणु द्रव्यमान, x का परमाणु द्रव्यमान क्या, छोटी x, और y का परमाणु द्रव्यमान क्या है, छोटा y। चलिए इसमें बोल रहा है कि उसके बाद क्या बोल रहा है कि y का प्रतिशत, मतलब y कितना प्रतिशत है। अच्छा y परसेंटेज बताना, y कितना परसेंट है, बड़ा y कितना परसेंट है। अच्छा y का परसेंट मतलब हुआ कि y का कुल द्रव्यमान, y का कुल द्रव्यमान डिवाइडेड बाई x का कुल द्रव्यमान, x का नहीं, x a y b, मतलब कुल द्रव्यमान, y का कुल द्रव्यमान और बटा कुल द्रव्यमान x a y b, समझ रहे ना। तो मतलब y का कुल द्रव्यमान कैसे निकलेगा, y है क्या गो, b, y के पैर के पास नीचे b है, इसका मतलब y कितना होगा, b होगा, y का संख्या b, y का संख्या कितना है, b है, लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान y का संख्या b है और इसका परमाणु द्रव्यमान y का कितना है, y है। उसके बाद नीचे में देखिए ये हो गया x a y b, मतलब कुल द्रव्यमान x a y b का कुल द्रव्यमान, तो x कितना है, a है, तो x की संख्या a गुने x का परमाणु द्रव्यमान छोटी x, इसको ऐसे लिख सकते हैं ax a डॉट x प्लस y का कुल द्रव्यमान y b है, तो y कितना है b इंटू y का परमाणु द्रव्यमान y, ये हो गया प्रतिशत। y निकालना है तो इंटू 100% से गुना करेंगे, इस तरह से आपका y परसेंट निकल जाएगा। अगर x परसेंट रहता तो यहाँ पे सिर्फ नीचे वाला सब कुछ चेंज रहता है, सिर्फ a और यहाँ पे x हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया चौथा नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर bx x प्लस by और x प्लस by, ऑप्शन का डी सही है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, सब चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दे जिससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, सिर्फ क्वेश्चन नहीं बने, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब इस तरह का दूसरा भी क्वेश्चन आएगा, अलग क्वेश्चन भी आएगा तो काम कर जाएगा। अब देखिए उत्प्रेरक क्या है, एक उत्प्रेरक है, मतलब उत्प्रेरक जानते हैं ना, अगर केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो उत्प्रेरक के बारे में जानते होंगे, नहीं पढ़े तो हम डेफिनेशन बताते हैं। वैसा पदार्थ लिख लीजिएगा, अगर लिखना होगा तो लिखिएगा, उत्प्रेरक के बारे में लिखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में उपयोग होने वाला वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को, अभिक्रिया जो होता है उसकी दर को घटा दे या बढ़ा दे, मतलब अभिक्रिया कोई हो रहा है, उत्प्रेरक डाले, मान लीजिए कोई बर्तन है, इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है, लेकिन अगर इसमें उत्प्रेरक डाल दे तो जानते क्या हो जाएगा, अभिक्रिया एकदम तेज हो जाएगा, अभिक्रिया क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा, और तेज और नहीं तो स्लो हो जाएगा, मतलब चेंज परिवर्तन ला देगा। उत्प्रेरक क्या करेगा, रासायनिक अभिक्रिया की दर को, मतलब होते रहेगा तो स्पीड कर देगा या स्लो कर देगा। मान लीजिए धीरे धीरे खौल रहा है, खौलना समझते हैं ना, पानी धीरे धीरे खौल रहा है, कोई पदार्थ अभिक्रिया कर रहा है, लेकिन उत्प्रेरक डाले तो स्पीड हो गया और नहीं तो फिर स्लो हो गया, मतलब दोनों में से एक काम करेगा उत्प्रेरक का काम, मतलब स्पीड बढ़ाने के लिए अलग उत्प्रेरक का यूज किया जाता है और स्पीड गति का कम करने के लिए, रासायनिक अभिक्रिया गति को कम करने के लिए दूसरा उत्प्रेरक का यूज किया जाता है। मतलब उत्प्रेरक का यही डिफिनेशन हुआ कि उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा दे या घटा दे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। देखिए इसमें क्या है ऑप्शन, किसी रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ा नहीं सकता, मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया को नहीं बढ़ा सकता, ये ऑप्शन ये दिया है, तो बढ़ा तो सकता है। उसके बाद लिखा हुआ है ऑप्शन भी गलत हो गया, रासायनिक अभिक्रिया गति को कम करता है, तो गति को कम करता है लेकिन खाली कम करता है, मतलब खाली कम लिखा है ना, बढ़ा पूरा तो नहीं लिखा हुआ है, तो खाली कम करता है नहीं ना, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है
अभिक्रिया की गति को कम या अधिक कर सकता है। हाँ यही है कि रासायनिक अभिक्रिया की गति को अगर कम कर सकता है नहीं तो बढ़ा सकता है। उसका डी ऑप्शन है कि अभिक्रिया की गति को ना कम करता है ना ही अधिक कर सकता है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया को अधिक को ना कम कर सकता है ना अधिक कर सकता था। ऐसा नहीं कर रहा तो फिर यूज क्यों किया जाता। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 5 क्वेश्चन डिफिनीसन था। अगर डिफिनीसन याद है तो आसानी से बन गया होगा क्वेश्चन, आपको देखते साथ समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर नहीं आता होगा तो सीख लीजिए यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या आते हैं। लिखा हुआ है प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। प्रतिस्थापन अभिक्रिया समझते हैं ना। प्रतिस्थापन माने क्या होता है, हटा के बैठ जाना। मतलब मान ली यहाँ पे कुछ ए है बी है, अभिक्रिया कर रहा है, सी ए और डी है। अगर ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया हुआ तो जानते क्या करेगा, यहाँ से हटा देगा। मान ली यहाँ पर ए है ना, इसी क्या करेगा, हटा देगा ए को, और ए जो है ना सी के जगह चला जाएगा। इस तरह से बी में भी हो सकता है। मान ली सी ए को नहीं हटा के बी हटाते, इस तरह से परिवर्तन आएगा कि ए के जगह सी आ जाएगा, अब बी तो अपने जगह पे रहेगा ही, प्लस सी के जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ए आ गया और ये डी हो गया। तो यही हुआ कि मतलब प्रतिस्थापन मतलब प्रतिस्थापित कर देना, हटा देना, एक जगह से दूसरी जगह हटा देना। मतलब एक एलिमेंट यहाँ रहेगा, दूसरा एलिमेंट रहेगा तो उसको हटा करके खुद उसके जगह पे चला जाएगा। तो यही उसका प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गया। तो इसका ऑप्शन में देखते हैं। पहला ऑप्शन में दिया है क्या कि AgNO3 + HCl इस तरफ है और उस तरफ क्या है AgCl HNO3। अच्छा देखिए तो Ag के साथ इस तरफ क्या है NO3 है और उस तरफ क्या है Cl है। इसका मतलब Ag जो है हाइड्रोजन को हटा के उसके जगह पर Cl चला गया ना। Ag सिल्वर जो है, सिल्वर हाइड्रोजन को हटा दिया और Cl के साथ क्लोरीन के साथ खुद चला गया। तो पहला ऑप्शन तो देखने में लग रहा है। बाकी का ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि AgNO3, देखिए एक तरफ सिर्फ एक ही अभिक्रिया, मतलब एक ही पदार्थ है। तो एक एलिमेंट जब रहे, एक पदार्थ रहे या एक अणु रहे या यौगिक रहे, जो भी एक कंपाउंड रहे, एक कंपाउंड से अगर दूसरा कंपाउंड मतलब 2 को 3 को भी बन जाए तो उसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते ही नहीं। मतलब एक रहेगा तो खुद किसको हटाएगा, किसी को हटा नहीं सकता है। तो एक कंपाउंड रहेगा तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया में उसको काउंट ही नहीं करेंगे। नहीं तो बी ऑप्शन आपका ऐसा ही गलत हो गया। फिर सी ऑप्शन आपका है कि SO3 और H2O। तो देखिए अब 2 को था, अब मिल करके एक बना, सिंगल बना, तो ये तो प्रतिस्थापन थोड़े हुआ, ये तो योगीकरण अभिक्रिया, योगकरण अभिक्रिया मतलब योग हो गया, दोनों क्या हुआ जुड़ गया। तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं हुआ। उसके बाद डी का भी उसी तरह का दो रासायनिक 2 एलिमेंट था, 2 तत्व था और दोनों मिलकर क्या हो गया, एक कुछ और बना लिया। मतलब तीसरा सिर्फ एक ही को बना, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये भी नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, ए करेक्ट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को 7 में कह रहा है H2O3 2- में S की सल्फर, मतलब इसमें सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। मतलब H2O3 है, H2O3 2- में सल्फर का ऑक्सीकरण। अच्छा ऑक्सीकरण संख्या निकालने आता है, ऑक्सीकरण संख्या। अच्छा ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है जानते हैं, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या जानते क्या होता है। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है, समझ गए हैं। और जिसका निकालना तो मान लीजिए सल्फर का निकालना है तो सल्फर को X मान लीजिए कि सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या X है। अब देखिए क्या होता है ना कि इस पे पावर कितना है, चार्ज -2 है। तो देखिए इस तरफ जो है, इस तरफ का टोटल चार्ज, टोटल ऑक्सीकरण संख्या और उस तरफ का टोटल ऑक्सीकरण संख्या के बराबर, मतलब इस चार्ज के बराबर होता है। इस इधर का ऑक्सीकरण संख्या सभी का जोड़ लीजिए। सल्फर का नहीं पता है तो मान लीजिए सल्फर कितना है, 2 है, ऑक्सीकरण संख्या X माने है तो 2X प्लस ऑक्सीजन का कितना बताया था -2, लेकिन ऑक्सीजन कितना है 3 है और इसका होता कितना है -2। उसके बाद इक्वल टू कर दीजिए, इक्वल टू चार्ज कितना है इस पे 2 माइनस, इसका मतलब -2 इक्वल टू में -2 है। अब इसको कैलकुलेट करना है, x का वैल्यू निकालना है और वही x
सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या। तो 2x बराबर इधर क्या 3 दूना 6, 6 क्या में रहेगा माइनस में, तो इस तरफ माइनस उधर जाएगा तो प्लस में, तो -2 पहले से था प्लस 6 इधर आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया 4। तो 2x बराबर 4, तो 2 से 4 कटेगा कितने 2 बार में, इसका मतलब x बराबर कितना आ गया 2। इसका मतलब सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या क्या है 2 है, ऑप्शन में दिया है +2, सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या +2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हुआ। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी करेंगे। देखिए कैसा क्वेश्चन है, देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में डिफिनीशन है। अगर आपको पता होगा उसका परिभाषा तब तो आपसे बनेगा, अगर आपको परिभाषा नहीं पता है तो आपसे नहीं बनेगा। लिखा हुआ है किसी विलयन की मोललता बराबर है, मतलब किसी विलयन, कोई विलयन है, विलयन का मोललता मोललता समझते हैं। मोललता होता है नंबर ऑफ मोल, मतलब मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल मतलब मोल की संख्या डिवाइडेड बाय 1 kg ऑफ, मान लीजिए कोई भी पदार्थ का सोल्यूट का, जो भी कीजिए पदार्थ का द्रव्यमान 1 kg, पता मतलब 1 kg में नंबर ऑफ मोल, जितना मोल रहेगा 1 kg में उसको क्या बोलते हैं मोललता बोलते हैं। एक होता है मोलरता, तो मोलरता जो होता है 1 लीटर में होता है और मोललता किलोग्राम में होता है। तो यही डिफरेंस है कि मोललता है कि मोलरता। तो मोललता पूछा है तो नंबर ऑफ मोल्स बाई 1 kg पदार्थ, मतलब 1 kg में कितना मोल है, इसका मतलब यही हुआ 1 kg में कितना मोल है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, क्या क्या दिया, पहला दिया है विलय में मोलों की संख्या बटा बिलियन की लीटर की संख्या, मतलब लीटर की संख्या, पहला तो ऑप्शन गलत हो गया, लीटर में दिया हुआ नीचे। उसका दूसरा बोला है विलय का ग्राम माइनस तुल्यांकों की संख्या बटा बिलियन के लीटर की संख्या, मतलब दूसरा भी नीचे लीटर में दिया हुआ, तो ये ऑप्शन गलत, मतलब ए भी गलत और बी भी गलत। अब आते हैं ऑप्शन सी पर, देखिए विलय के मोल की संख्या, मतलब मोल की संख्या, ऊपर में मोल की संख्या, नीचे दिया है बिलियन की किलोग्राम संख्या, मतलब बिलियन का 1 किलोग्राम, मान लीजिए 1 किलोग्राम बिलियन है, बिलियन की किलोग्राम संख्या, मतलब 1 किलोग्राम पदार्थ है जो भी बिलियन जिसको बोलते पदार्थ ही बोलते हैं। तो 1 किलोग्राम में नंबर ऑफ मोल, मतलब मोलों की संख्या, वही आपका ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद बोला ऑप्शन डी पढ़ लेते हैं कि किसी एक घटक की मोल संख्या सभी घटकों की कुल मोल संख्या, मतलब मोल संख्या, नीचे में मोल नहीं रहता, मोललता में बताए ना, मोललता में नीचे क्या रहता है किलोग्राम में रहता है, सॉल्यूशन जो भी रहे, बिलियन सॉल्यूशन पदार्थ कुछ भी लिखिए किलोग्राम में रहेगा, अब मोलरता बोलता तब नीचे लीटर में रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर कौन था 8 था। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है कि 1 बिलियन के 2 लीटर में 9.8 ग्राम H2SO4 है, तो बिलियन की मोलरता, मतलब समझे 9.8 ग्राम H2SO4 है, मतलब पहले तो बोला कि कितना लीटर है बिलियन, बिलियन कितना है 2 लीटर, H2SO4 कितना है 9.8 ग्राम। अच्छा, इसका मतलब H2SO4 का मोल निकाल सकते हैं, तो मोल निकालने का मतलब क्या होता है, मोल कैसे निकालता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4, H2SO4 का मोल का संख्या कैसे निकलेगा, कितना मोल है, तो H2SO4 का परमाणु आणविक द्रव्यमान जानते हैं, H2SO4 अणु है तो इसका आणविक द्रव्यमान क्या होता है, H2SO4 का आणविक द्रव्यमान होता है 98, और दिया हुआ तो मोल निकालने का क्या होता है कुल द्रव्यमान, दिया हुआ द्रव्यमान 9.8 बटा आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान कितना 98, कितना बार में कटेगा, इसको हटाएंगे नीचे में 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 98 से 98 कटेगा, इसका मतलब
1/10 मोल ही है। H2SO4 जो है 1/10 मोल है। और निकालना है हमको क्या है, मोलरता। निकालना क्या है आपको, मोलरता निकालना। तो मोलरता निकालने क्या होता है, ऊपर में टोटल मोल, कुल मोल कितना मोल है, 1/10 मोल। फार्मूला लिख लेते पहले, नंबर ऑफ मोल बटा टोटल लीटर, नंबर ऑफ लीटर, कितना लीटर मतलब टोटल वॉल्यूम। कितना लीटर है, 2 लीटर है, तो ये हो गया 1/10। अब पूरे का डिवाइड कीजिएगा कितना से, टोटल वॉल्यूम कितना, 2 लीटर, तो 2 से। तो 1/10 जो है इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/10 गुने, ये 2 क्या है, नीचे भाग में है, ऊपर जाएगा तो गुना में, इसकी मतलब नहीं 1/10 ही है। ई क्या है, नीचे 2 ई भी है, 1/10 ई है, और ये नीचे पहले से 2 है, तो 1/2 ई भी हो गया, तो क्या हो जाएगा 1/20। मतलब 2 तो पहले से था, और ऊपर भी 1/10 है, तो 1/10 और गुने 1/2, 1/20। 1/20 को क्या लिखते हैं, 0.05, ऐसे ना लिखते हैं। 2 को 0 0 के ऊपर 100 आ जाएगा, और नीचे में 0.05। ऑप्शन कौन सा दिया है, 0.05, ऑप्शन बी आपका सही है, बी ऑप्शन सही। याद रखिएगा, मोलरता निकालना तो नंबर ऑफ मोल बटा वॉल्यूम। पिछला क्वेश्चन में क्या था, मोलरता निकालना था, तो किलोग्राम में होता है, मोलरता क्या होता है, लीटर में होता है। और लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर जानते होंगे तो तुरंत बना देंगे क्वेश्चन। पॉलिटेक्निक आया वो क्वेश्चन, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के जानने पर बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा, मतलब कुछ 2-4 क्वेश्चन तो पॉलिटेक्निक का जरूर बन जाएगा अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानते हैं सभी का तब। तो देखिए लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 10 में, परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान, मतलब परमाणु क्रमांक अगर किसी का 17 है, परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 17 है, 17 है तो क्या कर सकते हैं, परमाणु क्रमांक अगर 17 है तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। किसी का 17 है, मान लिए 1s पहले होता तो 1s पर 2, फिर 2s 2, फिर 3 2s, उसके बाद 2p होता है, 2s के बाद 2p। p में कितना आता है, 6 इलेक्ट्रॉन आता है, तो 2 2 4 हो गया, यहाँ पे 6 आ गया, तो ये 10 हो गया। अब 7 और बचा हुआ है। उसके बाद 2s के बाद आता है, 2p के बाद आता है 3s। 3s में कितना, s में कितना, 2 मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 4 10 2 12 12 हो गया। अब आ गया 3p, 12 हो गया। अब चाहिए कितना, 5, लेकिन 6 में, p में तो 6 हट सकता है, लेकिन हमको 5 ही चाहिए, तो यहाँ पर 5 लिख सकते हैं। अब देखिए इसके बिनाम पर, इससे देख करके हम बता सकते हैं कि हमसे क्या पूछा है, कौन सा ग्रुप है, कौन सा आवर्त है। तो देखिए बाह्यतम कक्षा का संख्या जो होता है, बाह्यतम सबसे बाह्यतम कक्षा में n का वैल्यू, ये जो होता है ना, n का वैल्यू होता है, ये सब n का वैल्यू होता है। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n, मतलब बाह्यतम कक्षा का संख्या को आवर्त संख्या बोलते हैं। मतलब ये 3 जो है ना, इसका आवर्त संख्या हो गया, 3rd आवर्त में है ये आवर्त संख्या। उसके बाद ऊपर में जो इलेक्ट्रॉन का संख्या रहता है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन का संख्या, बाह्यतम कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉन का संख्या जो होता है वर्ग संख्या को दर्शाता है। वर्ग संख्या जो होता है ना, क्या होता है, कुल इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में, बाह्यतम कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉन, तो बाह्यतम कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉन, ये तो 3 इसका आवर्त संख्या हो गया। कुल इलेक्ट्रॉन कितना बाह्यतम कक्षा में, तो 5 और 2, यही दोनों बाह्यतम कक्षा है, तो 5 और 2 7। तो ये ऑप्शन कौन सा हो गया, आवर्त संख्या कौन सा, 3 का किसमें, आवर्त संख्या 3, देखिए ऑप्शन नंबर बी लग रहा है। उसके बाद वर्ग संख्या कितना, वर्ग संख्या 7 लिखा ना, VII, ये 7 हो गया। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। चलिए क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ आज का।
इसी तरह से रोज़ हम लोग 10-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और संडे को संडे 30-30 क्वेश्चन चलेगा। 30 क्वेश्चन फिजिक्स का, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री का, 30 क्वेश्चन मैथ का, और लगातार चलेगा सेशन। मतलब जितना देर लगे, 2 घंटा 3 घंटा, 30-30 क्वेश्चन सभी का होगा। और उस सेशन को ज्वाइन करना नहीं भूले, संडे को चलेगा, टाइम आप लोग को पहले से बता दिया जाएगा, उसमें ज्वाइन होइए। 30-30 क्वेश्चन आपके साथ रहेगा। और एप्लीकेशन पर क्लास चल रहा है पॉलिटेक्निक का सिर्फ 300 में पॉलिटेक्निक का एप्लीकेशन पर क्लास चल रहा है। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे जा कर के। और बाकी तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा ही रहे हैं, वहाँ कीजिएगा तो थ्योरी आपको आएगा, तो थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी रहेगा सारा बनेगा। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट।